हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। हमारी क्लास में स्वागत है एक बार फिर से। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। सो लेट्स लुक्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बार फिर से देखो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। सो दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? जब आप हाइड्रोजन को एनर्जी देते हो और एनर्जी देने के बाद वो एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और वापस से अपनी एनर्जी को कम करता है, तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, मतलब उसमें से लाइट निकलती है जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो ये है वो, देखो सीरीज यहाँ पर, ये देखो ये है ग्राउंड स्टेट, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है ये इस तरह से। आप देखो ये सी, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, है ना, सी इस तरह से। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये आगे ऊपर जंप कर जाएगा, ये लोअर एनर्जी स्टेट है तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। फिर वापस से जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये वापस से फर्स्ट वाले में आ जाएगा। तो जब ये एनर्जी को लूज करेगा तब हमको उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो उसमें स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी सीरीज होती है? सपोज देखो ये n=6 तक दे रखा है और n=इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो उसको, जब वो लोअर से हायर एनर्जी में जाता है या हायर से लोअर में आता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन हो रहा है, जंप करता है। सो कौन कौन सी सीरीज दिखाई देती है यहाँ पर? देखो, अगर वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब कौन सी भी एनर्जी में हो, जैसे n=6 पे हो, n=5 पे हो, अगर वो 6 से फर्स्ट पे आता है तो हमको लाइमन सीरीज मिलती है, 5 से फर्स्ट पे आता है तो लाइमन सीरीज, 4 से फर्स्ट, मतलब कहीं से भी अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है तो हमको लाइमन सीरीज मिलती है। एंड लाइमन सीरीज की जो रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, कौन सा रेडिएशन रिलीज होता है वहाँ से? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। उसी तरीके से अगर वो कहीं से भी n=2, मतलब कहीं से भी दूसरे वाले पे आए, जैसे कि वो 6th से सेकंड पे आया, 5th से सेकंड पे आया, 4th से सेकंड, 3rd से सेकंड पे, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज। और ये होती है विजिबल रीजन में, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये विजिबल रीजन वाली सीरीज होती है। उसके बाद थर्ड वाली में देखें, अगर वो हायर एनर्जी स्टेट से थर्ड वाली में आता है, जैसे 6th से थर्ड में आया, है ना, 4th से थर्ड में आया, तो उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। ओके, उसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज होती है, दिस इज ब्रैकेट सीरीज। अगर वो 4th एनर्जी लेवल पर आता है, जैसे 5th से 4th पे आया, 6th से 4th पे आया, 7th से 4th पे आया, ये होती है इंफ्रारेड रीजन में होती है ये। और लास्ट में यहाँ पर होती है फन सीरीज। अगर वो कोई से भी एनर्जी स्टेट से 5th वाले पे आ, जैसे 6th से 5th एनर्जी लेवल में आया, 7 से 5th एनर्जी लेवल, 8 to 5th एनर्जी लेवल, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो आप देखो, बामर सीरीज इज द ओनली सीरीज विच इज लाई ऑन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ हम यहाँ तक इसको देख चुके थे, बोहर्स थ्योरी के ये सारे पॉइंट हम देख चुके थे। एंड नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको एक्सप्लेन किया था बोहर्स ने। कैसे किया था इसको देखते हैं फिर से हम। सी, यूजिंग बोहर्स मॉडल अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2, जो बोहर मॉडल का एजम्पशन 2 है, एनर्जी जो है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मूव करता है, ऑर्बिट्स ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है। वेयर एज द रेडिएशन इज एमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, मतलब अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसकी वो एनर्जी को रिलीज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंड इफ इट जंप फ्रॉम हायर टू लोअर तो एनर्जी रिलीज करेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। सो अगर वो लोअर से हायर में जाता है तो लोअर और हायर एनर्जी के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन ये जो टू ऑर्बिट्स इज गिवन बाय द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन से उनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस पता कर सकते हैं।
ओके, दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। दिख रहा है आपको, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, डेल्टा ई फाइनल के लिए हम वैल्यू रखें माइनस आर एच डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। सो माइनस आर एच डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये माइनस ऑलरेडी है इसमें, और एक माइनस, और इनिशियल के लिए वैल्यू रखेंगे आर एच डिवाइडेड बाय ई इनिशियल का स्क्वायर। सो वेयर एन इनिशियल एंड एन फाइनल स्टैंड फॉर इनिशियल ऑर्बिट एंड फाइनल ऑर्बिट। तो ये फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी, ये इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी। तो अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाले को हम पहले लिख लेंगे, इसमें आर एच और आर एच इसमें भी है, तो आर एच यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लिया हमने, तो ये आर एच इधर बाहर लिखा, तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे, इस माइनस वाले को पीछे लिख देंगे, इनिशियल वाले को पहले लिख देंगे क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, फाइनल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, सी दिस इज द इन अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, सो आर एच की वैल्यू आपको पता है, ये दिस इज रेबर्ग कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18 जूल एंड 1/n इनिशियल स्क्वायर इनिशियल ऑर्बिट के लिए एंड -1 बाय फाइनल ऑर्बिट के लिए। सो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, और अगर हायर से लोअर में आता है तब भी ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, हमने एनर्जी देखी तो उसकी एनर्जी की हम फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, होता है डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, ये होता है। तो हम न्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल्टा E डिवाइडेड बाय एच, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय एच। डेल्टा E की वैल्यू कितनी होती है, ये रही, ये रहा फार्मूला। तो इस डेल्टा E की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, डेल्टा E की वैल्यू ये है, तो ये आर एच डिवाइडेड बाय 1 बाय, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, आर एच डिवाइडेड बाय एच, ओके, 1 बाय ये इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर 1 बाय फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर। ये फाइनल बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आर एच डिवाइडेड बाय एच, एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एंड 1 बाय इनिशियल ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 बाय फाइनल ऑर्बिट स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ आर एच, इस आर एच की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू होती है आर एच की, एंड एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज में रखेंगे, तो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, इस एच की वैल्यू, आर एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आएगा 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 एंड ये एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम न्यू की वैल्यू, तो न्यू की वैल्यू हर्ट्ज में होगी। और अगर आप वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो एंड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर को हम क्या लिखते हैं, न्यू बार, दिस इज न्यू बार। न्यू क्या होता है, न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू क्या होती है, आर एच डिवाइडेड बाय एच, एंड ये इतनी वैल्यू होती है, तो इसकी डिवाइडेड बाय एच सी इस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, न्यू की वैल्यू रख देंगे ये वाली। सो इसको वापस से सॉल्व करेंगे, तो ये इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे और सी की वैल्यू रखेंगे। तो आर एच ये रेबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एच, ये वैल्यू हमारे पास ये ऑलरेडी है, ये वाली, इसको अभी सॉल्व किया था ना हमने। तो आर एच डिवाइडेड बाय एच की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करने पर ये आने वाला है 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 एंड दिस। सो अगर
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल एंड द टर्म्स इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव रहेगा, एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम एमिट करता है, एन इनिशियल इज ग्रेटर देन एन फाइनल, सो ई इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो पॉजिटिव में होगा, और एमिशन होगा तो नेगेटिव में होगा। सो एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू यूज बाय रेबर्ग, जो रेबर्ग ने यूज किया था वो ये वही फार्मूला है, डिराइव्ड एम्पेरिकली यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल। फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इट एब्जॉर्प्शन और एमिशन, या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, कैन बी एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व एंड दस लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो बहुत सारे अगर एटम्स हैं तो उनमें अलग अलग लाइनें हमको दिखाई देंगी, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज एंड सो ऑन। इसके अलावा द ब्राइटनेस और द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन। उसकी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइन्स की किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ फोटोन। जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन्स भी होगी, दिखाई देंगी, और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिटेंट। सी ओके, सो ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, सी दिस प्रॉब्लम, हाउ टू यूज द फॉर्मूला, कैसे यूज करना है देखो। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, फ्रीक्वेंसी पता करना है और वेवलेंथ पता करना है एक फोटोन की, एमिटेड जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n5 n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2, मतलब 5 से जब 2 में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और वेवलेंथ क्या होगी उस ट्रांजिशन की हाइड्रोजन एटम में। देखो एन इनिशियल क्या है फाइनल, एन इनिशियल कितना है 5 और एन फाइनल कितना है 2, तो ये ट्रांजिशन गिव्स है 5 से जब 2 पे आता है तो कौन सा ट्रांजिशन होता है? बामर सीरीज का ट्रांजिशन होता है। देखो मैंने बताया था आपको, ये देखो एक बार और सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले पे आता है, मतलब कोई सी भी ऊपर वाली लाइन में हो, ऊपर वाली लाइन से अगर वो सेकंड पे आता है तो बामर सीरीज कहलाती है। तो ये ट्रांजिशन कौन सा है? बामर सीरीज का ट्रांजिशन। सो फिफ्थ, सो फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा ई, ये वाला, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच एंड 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर फाइनल, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये आर एच की वैल्यू ये रही, इसको हम यहाँ पे रख देंगे आर एच की वैल्यू को एज इट इज। ओके, इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर माइनस फाइनल कितना है 2 का स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन 5 से 2 में आ रहा है, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना। ठीक है, कितना आएगा ये 4.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, मतलब 5th से 2 में आना है तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस आएगा। तो यहाँ से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, अब एनर्जी आ गई है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ कैन बी कैलकुलेट। सो देखो हमारा फार्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, हमारे पास ई की वैल्यू है, हमको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा, एच इस तरफ आ जाएगा, तो न्यू की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है ये अभी हमने सॉल्व निकाली, ये 4.58 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 10 जूल, एंड एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू दिस, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसी तरीके से हमको वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ क्या होती है? न्यू इज इक्वल टू लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ये फार्मूला लगाएंगे वेवलेंथ के लिए, लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सी की वैल्यू कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, न्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी वो रख देंगे, सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 434 एंड दिस आंसर विल बी इन नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के लिए हमको पहले ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना है,
एंड उसकी रेडियस भी कैलकुलेट करना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है अब हमको, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 जूल एंड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। हमको हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है, हीलियम प्लस, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, और किसके लिए कैलकुलेट करना फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो जेड की वैल्यू रखेंगे हम 2 का स्क्वायर और एन की वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी दिस, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमको रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, हमको रेडियस भी कैलकुलेट करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, 0.0529 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ये नैनोमीटर में रखी हमने वैल्यू, तो एन की वैल्यू कितनी है 1, जेड की वैल्यू कितनी 2, दोनों को रखेंगे और आंसर सोल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, इसमें क्या क्या कमियां हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल। सो देखो, ये जो बोहर का मॉडल है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए काम करता है, ये उन्हीं एटम के लिए काम करेगा जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए काम करता है, हीलियम प्लस के लिए काम करेगा, लिथियम 2 प्लस के लिए काम करेगा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए काम करेगा। लेकिन अगर जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। सो हाउएवर बोर्स मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग वन, it fails to account for the finer detailed doublet that is too closely spaced line of the hydrogen atom spectral lines by using sophisticated spectroscopic technique। ये मैंने बताया था, दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा फॉर एग्जांपल हीलियम एटम which possesses only 2 electron। further Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines। ये जो हमको लाइनें दिखाई दे रही हैं, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, इसका स्प्लिट हो जाना मतलब टूट जाना। कब टूट जाना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाए उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होती है तो हम उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं केमिकल बॉन्ड से, इसके बारे में भी इसमें कोई जानकारी नहीं थी। ओके, तो हमको एक और थ्योरी की जरूरत है, वन नीड ए बेटर थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमको एक दूसरे मॉडल की जरूरत है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल मॉडल की तरफ, टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। Now we are discussing quantum mechanical model of the atom। So Bohr's model में कुछ कमियां थी। Two important development which contribute significantly in the formation of such a model were, first one dual behavior of matter and second one is Heisenberg uncertainty principle। In this session we only discuss about dual behavior of matter। मैंने बताया था कि लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। मतलब कभी कभी वो वेव की तरह होती है, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह होती है, डुअल होती है। उसी तरह से जो मैटर होती है, मैटर मतलब कोई भी चीज़, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे हम हैं या कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, कोई बस है, ट्रक है, वो उसका भी डुअल बिहेवियर होता है। कैसे? फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रोगली 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। मैटर का भी डुअल बिहेवियर था, बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। हम भी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम इंसानों की बात करें तो भी। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन, फोटोन क्या आता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें मोमेंटम भी होता है एंड वेवलेंथ भी होती है, जस्ट हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, शुड हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ होगा। पहले हम लाइट की बात कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। तो लाइट जो थी वो भी पार्टिकल की तरह भी थी, वेव की तरह भी थी।
तो इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. सो डी ब्रोगली फ्रॉम द एनालॉजी गेव द फॉलोइंग रिलेशन. इसको ध्यान में रखकर डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दिया. क्या कि अगर कोई मैटर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और पार्टिकल होगा, उसमें भी मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगी. तो ये फॉर्मूला ये था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज द डी ब्रोगली फॉर्मूला. इससे भी हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं. तो मैटर हैज ए डुअल बिहेवियर लाइक हैज ए मोमेंटम एज वेल एज पार्टिकल. सो एच बाय एम वी. एम वी क्या होता है? मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी. दिस इज मोमेंटम. एम वी मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी मीन्स P. P मीन्स मोमेंटम. सो सी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी इज इक्वल टू एच पी. सो ये है डी ब्रोगली की इक्वेशन. ये याद रखना है फॉर्मूला, एम वी फॉर मास इंटू वेलोसिटी इंटू मोमेंटम. सो डी ब्रोगली प्रिडिक्शन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली. इसको कंफर्म किया. इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन भी अंडरगो डिफ्रैक्शन. अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बीम है तो उसमें डिफ्रैक्शन भी होता है. डिफ्रैक्शन किससे जुड़ा होता है? वेव से. वेव होती है तो उसमें डिफ्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब वो भी वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है. दिस फैक्ट हैज बीन पुट द यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में बनाया जा सका. विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर. इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is a powerful tool in modern research because it achieves a magnification about 15 million times. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होता है, मतलब ये चीज़ों को कितना जूम कर सकता है? 15 मिलियन. 15 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख. 15 मिलियन मीन्स 1.5. 1 करोड़ और 50 लाख मिलियन गुना उसको बड़ा कर सकता है किसी चीज़ को. ठीक है. तो डी ब्रोगली थ्योरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, सपोज हम ही है या कोई बॉल है या कोई बस है, अगर वो कुछ चल रही है तो वो वेव भी जनरेट करती है. समझ में आ रहा है डी ब्रोगली का इक्वेशन का मतलब कि अगर कोई चीज़ मोमेंटम में है, चल रही है, अगर हम भी चल रहे हैं तो हम भी वेव जनरेट करेंगे. या कोई बस है, कोई बॉल अगर चल रही है, बॉल आपने फेंकी तो उसमें भी वेव जनरेट होंगी. तो वेव जनरेट होंगी तो उसकी वेवलेंथ भी होगी. तो वेवलेंथ एसोसिएटेड और तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत छोटी होती है क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड. उसकी वेव इतनी छोटी होती है कि उसकी वेवलेंथ को पता करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है. विथ वेरी स्मॉल मास, अगर मास छोटा है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी. रिजल्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम प्रूव दिस पॉइंट क्वालिटेटिवली. तो ये था डी ब्रोगली का कि अगर मैटर भी जो था वेव की तरह भी बिहेव करता है एंड पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेगा. दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन. ये इक्वेशन आप याद रखें. इससे रिलेटेड अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे. ओके. सो टुडे इज इनफ फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. बाकी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट classes. Okay, Heisenberg uncertainty principle. So okay, whatever we learn, please practice is learned is. इसको पढ़ें, word to word याद रखें, पढ़ें. Okay, so bye bye, thank you.